गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है गति के नियम, जो आप लोगों को पढ़ाकर हो गया है, इस टॉपिक का आज हम लोग पुनरावर्तन करने वाले हैं। पुनरावर्तन इसका मतलब हम लोग इसका आज रिवीजन करने वाले हैं। इसमें जो जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से हम सारे टॉपिकों का आज हम रिवीजन करेंगे। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो जब हमारा रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट रहेगा, आप लोग लास्ट में रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज देखेंगे, जो हम लोग टॉपिक सब रिवाइज करने वाले हैं एक तरीके से। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है पिंड की गति। तो किसी भी पिंड की गति क्या होती है? जब कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड गतिशील है। ठीक है, तो पहला लाइन ये कहता है कि अगर कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन करता है या कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह पिंड गतिशील है। और यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन न करे, तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड स्थिर है। तो कोई पिंड स्थिर है या गतिशील है, पिंड स्थिर है या गतिशील है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अगर वो अपने चारों तरफ के जो पिंड है उनके संदर्भ में वह भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो वह पिंड गतिशील है। अगर वो अपने चारों तरफ स्थित पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, एक जगह स्थिर है, तो इसका मतलब वह पिंड गतिशील नहीं है, वो पिंड स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जब हम लोग रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी से आप सभी गांव वगैरह जाते हैं, तो गांव में जाते वक्त हम लोगों ने देखा है जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है, तो हम लोगों को कैसे आभास होता है कि जो रेलगाड़ी है वो स्थिर है या रुकी हुई है? क्योंकि जब हम लोग स्टेशन पे देखते हैं, जो स्टेशन पे अलग अलग पिंड हैं, जैसे कि कोई स्टॉल है, बेंच है, पेड़ है, ये जो पिंड है, इनके संदर्भ में हम लोग जब देखते हैं कि हमारी रेलगाड़ी भी क्या है, वो स्थिर है, रुकी हुई है, तो हम लोग ये समझते हैं कि स्टेशन पे रेलगाड़ी रुकी हुई है। जब हम लोग ये आभास करते हैं कि जो हमारी रेलगाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है, या तो हम लोगों को एक धक्का लगता है, तब हमको मालूम पड़ता है कि रेलगाड़ी स्टार्ट होने वाली है, या तो जब हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पर जो पिंड है, स्टॉल हो गया या बेंच हो गया या पेड़ हो गया, उनके संदर्भ में जो हमारी रेलगाड़ी है वो गतिशील हो जाती है, तो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारी जो ट्रेन है वह चल रही है। तो कोई भी पिंड गतिशील और स्थिर कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो अपने आसपास के जो पिंड है, यहाँ पर पिंड से मतलब है वस्तु, तो अपने आसपास के जो भी पिंड है उनके संदर्भ में अगर वह गति स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वह गतिशील है। अगर वो अपने आसपास के पिंडों के संदर्भ में स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं स्थिर। जैसे रेलगाड़ी, अगर वो अपने आसपास स्टेशन पर जो स्थित पिंड है उनके संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन करने लगती है, तो हम लोग समझते हैं कि रेलगाड़ी अब गतिशील हो रही है। अगर रेलगाड़ी अपने आसपास के जो पिंड है उनके संदर्भ में स्थान परिवर्तन नहीं करती, तो हम समझते हैं कि वह स्थिर है। तो किसी भी पिंड की गति जो होती है वो गतिशील है या स्थिर है, उसके आसपास के स्थिर पिंडों के संदर्भ से ही हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्थापन और दूरी क्या होती है। सबसे पहले दूरी आप लोग समझ लीजिए कि दूरी क्या होती है। दूरी का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ। ठीक है, किसी दो बिंदु के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ, हम लोग उसको दूरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट, सपोज ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये पॉइंट ए पे मान लो आप लोगों का घर है, पॉइंट डी पे मान लो आप लोगों का स्कूल है। आप लोग घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए,
तो मान लो आप कहीं एक पॉइंट बी पे रुकते हैं कुछ बुक खरीदने के लिए, उसके बाद आप पॉइंट सी पर जाते हैं अपने एक फ्रेंड के घर पे, उसके बाद आप पॉइंट डी पर आते हैं जो आपका स्कूल है। तो अब यहाँ पर आपको जाना था पॉइंट ए से पॉइंट डी पर, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट डी जाने के लिए आप लोगों ने बीच में अलग दूसरी जगह भी गए हैं, जैसे कि आप पहले स्टॉल पे जाते हैं बुक खरीदने के लिए, उसके बाद अपने एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं उसको अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए, बाद में आप लोग डी पॉइंट डी पे मतलब अपने स्कूल में आते हैं। तो प्रत्येक रूप से आपके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक है, पॉइंट ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी। तो आप लोगों के द्वारा तय की गई कुल दूरी यहाँ से पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से डी होगी, इसे हम दूरी कहेंगे। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये एग्जाम्पल से आप लोग समझे थे, वापस से मैं वो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये है पॉइंट डी, यहाँ पे आपका स्कूल है। तो आप पॉइंट बी पर गए, फिर आप पॉइंट सी पर गए, फिर आप पॉइंट डी पर आए। ठीक है, तो जब पॉइंट ए से बी पर जाते हो, बी से सी पर जाते हो, फिर डी पर आते हो, तो ये जो आप लोग तय कर रहे हो, ये पथ जो आप तय कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, ये आप दूरी तय कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल आपके स्कूल की दूरी कितनी है आपके घर से? एक्चुअल सबसे कम जो दूरी है वो है पॉइंट ए और डी के बीच में। अगर आप सीधे रास्ते से जाओगे तो आपके जो घर से और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी? पॉइंट ए और डी के बीच की दूरी। तो विस्थापन का अर्थ यही होता है किसी प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और दूरी का अर्थ ये होता है किसी दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने के लिए पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो पथ तय करते हैं उसे हम लोग दूरी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पे ये एक पॉइंट बी है। ए से पॉइंट बी जाना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट डिस्टेंस में चले गए तो ये इसकी सबसे कम दूरी है, ये हो गया विस्थापन। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की सबसे कम दूरी ये है विस्थापन। लेकिन अगर आप इस प्रकार से घूमते 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 फिर पॉइंट बी पे आ रहे हैं, तो ये जो आप लोगों ने तय किया है ये आप लोगों ने दूरी तय की है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया कुल पथ ये होता है दूरी। और एक्चुअल जो सबसे कम डिस्टेंस होता है दो बिंदुओं के बीच का, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाल और वेग। चाल का सूत्र है चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। ठीक है, जब भी आप कोई डिस्टेंस या दूरी तय करते हैं तो आपने कुल कितनी दूरी तय की है, कुल दूरी बटे वो दूरी तय करने के लिए आपको जितना समय लगा है उसे हम लोग कहते हैं चाल। तो तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय से हम लोग किसी भी वस्तु की या किसी भी पिंड की हम लोग चाल ज्ञात कर सकते हैं। एक पिंड द्वारा, नेक्स्ट हम लोग अभी वेग के बारे में पढ़ेंगे कि वेग क्या होता है। तो एक पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड द्वारा अगर इकाई समय में एक ही दिशा में, यहाँ पे पॉइंट देने वाली बात है, एक ही दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और इकाई समय से मतलब क्या है? इकाई समय का अर्थ है एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है। तो यदि कोई गाड़ी है या कोई पिंड है, वह एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक मिनट या एक घंटा या एक सेकंड
में वो जो दूरी तय करता है उसे हम लोग उसका वेग या वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चाल में दिशा से मतलब नहीं है, लेकिन वेग में जो है वो दिशा से मतलब है, क्योंकि इसमें जो पिंड है वो एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। बड़ी इकाई द्वारा समय नापने के लिए 1 वर्ष की इकाई समय हो सकता है। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इकाई समय में होने वाला जो भी विस्थापन होता है उसी को हम लोग वेग कहते हैं। यहाँ पे इकाई समय मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। उसमें एक ही दिशा में आपने जो दूरी तय की गई है उसको हम लोग वेग कहते हैं। वेग का सूत्र है, वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चाल और वेग की जो इकाइयां होती हैं वो समान होती हैं। दोनों की जो एसआई प्रणाली में इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है। सीजीएस प्रणाली में दोनों की इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आप जब भी कोई सवाल हल करेंगे उसमें चाल या वेग ज्ञात करना होगा, तो जो उसकी इकाई लिखोगे तो ये याद रखनी है कि चाल और वेग की इकाई अलग अलग नहीं होती है, दोनों की इकाई सेम होती है। एसआई प्रणाली में दोनों की इकाई मीटर पर सेकेंड है और सीजीएस प्रणाली में दोनों की इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चाल है वो दूरी से संबंधित होता है, क्योंकि दोनों में दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। और वेग जो होता है वो विस्थापन से संबंधित होता है, क्योंकि दोनों दिशा पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए चाल दूरी से रिलेटेड है और जो वेग है वो विस्थापन से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट ये है, यदि गति सरल रेखा में हो तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक ही सरल रेखा में पिंड चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है या कोई वस्तु चल रही है, तो चाल और वेग का मान जो होता है वह समान होता है, वरना चाल और वेग का मान अलग अलग हो सकते हैं। ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक रेखीय, एक समान और असमान गति क्या होती है। ठीक है, यदि किसी पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई पिंड है वह समान समय में समान दूरी तय करता है तो उस गति को हम लोग एक समान दूरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पिंड है, जैसे वो सपोज 10 सेकेंड में मान लो 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 20 सेकेंड में वह 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 30 सेकेंड में वह 45 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो समय का अंतराल है वो समान है, तथा जो दूरी वो तय कर रहा है उसके बीच का अंतराल भी समान है। समय का अंतराल 10-10 सेकेंड का है, दूरी का अंतराल जो है वो 15-15 सेकेंड का है, लेकिन जो दूरी तय कर रहा है वो समान कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये समान समय में अगर समान दूरी तय करता है तो हम कह सकते हैं कि उस पिंड द्वारा तय की गई गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे 10 सेकेंड में वह 10 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 20 सेकेंड में 30 मीटर की और 30 सेकेंड में 45 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर समय का अंतराल भी समान है, मतलब समान समय में वह समान दूरी तय कर रहा है, तो ऐसी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। नेक्स्ट असमान गति, यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ वाले रास्ते पर वाहनों की गति या साइकिल चलाने की गति। ठीक है, अब असमान गति क्या है? असमान गति जब कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है। जैसे हम लोग ट्रैफिक में जब हमारी गाड़ियां जाती हैं तो ट्रैफिक में गाड़ियां उस हिसाब से नहीं चल पाती हैं। जैसे ट्रैफिक धीरे धीरे क्लियर होगा तब हम लोग गाड़ी
आगे आगे ले जाते हैं। कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा लगता है, कभी ट्रैफिक कम लगता है, कभी हमको रोड खाली मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो दूरी तय कर रहा है, वो जो पिंड होता है वो जो दूरी तय कर रहा है वो असमान हो जाती है। तो इस समय पिंड द्वारा तय की गई गति को हम लोग असमान गति कहते हैं, क्योंकि इस समय वह समान समय में समान दूरी नहीं तय कर पा रहा है। भीड़ भाड़ वाले रास्ते हो गए या ट्रैफिक वाला रास्ता हो गया, तो ट्रैफिक वाले रास्ते पर कभी कभी कम गाड़ियां मिलती हैं, कभी ज्यादा गाड़ियां मिलती है, कभी कभी रोड क्लियर मिलेगा, तो जो दूरी वो तय कर रहा है वो समान समय में समान नहीं कर पाएगा। तो ऐसी गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण मतलब, त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और इसको दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल ए का यूज करते हैं। और त्वरण की परिभाषा ये है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम लोग त्वरण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और सूत्र के हिसाब से त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u हो, समय t के पश्चात बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण होगा a बराबर v माइनस यू बटे t। ठीक है, तो वेग में अगर उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका अंतिम वेग v बन जाता है, तो त्वरण क्या होगा उस पिंड द्वारा, a बराबर v माइनस यू बटे t। त्वरण के 3 प्रकार है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। ये 3 प्रकार है त्वरण के। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो धनात्मक त्वरण, यदि किसी पिंड का त्वरण धनात्मक हो, जब उसका पिंड का वेग बढ़ता है, जब यदि किसी पिंड का जब वेग बढ़ता है, तो हम उस पिंड के त्वरण को हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि किसी पिंड के या वस्तु का वेग कम होता है, घटता है, तब उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण या मंदन या अवत्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण के लिए 3 वर्ड है, अवत्वरण भी कहते हैं उसको या मंदन भी कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण में क्या होगा, यदि किसी पिंड का वेग बढ़ेगा एक ही दिशा में, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक त्वरण। यदि किसी पिंड का वेग कम होगा तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। थर्ड है शून्य त्वरण। यदि किसी पिंड का वेग स्थिर रहता है, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो घटता है, जब किसी पिंड का वेग स्थिर रहता है तो उसे हम कहते हैं शून्य त्वरण। ठीक है, तो बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण, अगर पिंड का वेग स्थिर होगा तो वह शून्य त्वरण होगा। नेक्स्ट हम लोग एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को दूरी और समय का आलेख खींचना है। तो यहाँ पर समय आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जो गति है, इसके पहले हम लोगों ने देखा, हाँ, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि एक समान गति कौन सी थी, जहां पर समय समान समय में समान दूरी तय की जाती है उसे हम समान गति कहते हैं, और जब समान समय में असमान दूरी तय की जाती है उसे हम असमान गति कहते हैं। तो यहाँ पर एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख खींचना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो समय है, समय आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सेकंड में है, दूरी जो है वो मीटर में है। समय कैसे बढ़ रहा है, 10-10 सेकंड से बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से बढ़ रहा है। दूरी किस प्रकार से बढ़ रही है, 15, 30, 45, 60, 75, तो इस प्रकार से जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। तो समान समय में समान दूरी तय की जा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो जब हम लोग एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख प्लॉट करेंगे,
यहाँ पर समय को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, दूरी को वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो जब हम लोग इसका आलेख प्लॉट करते हैं तब हमको एक सरल रेखा मिलेगी, क्योंकि ये जो है गति ये एक समान गति है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो जब इसके तुम लोग पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो तुम लोगों को एक सरल रेखा मिलेगी। तो इसके पहले हम लोगों ने एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख देखा था। अभी हम लोग असमान गति के लिए दूरी और समय का आलेख देखेंगे। तो असमान गति में पहले मैंने बताया था कि जो दूरी है वो समान समय में समान दूरी नहीं तय की गई है, इसीलिए उसको असमान गति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो टाइम है वो पाँच सेकेंड से बढ़ रहा है, लेकिन जो दूरी है उसमें बहुत वेरिएशन है। जैसे 5 सेकेंड में वो 7 मीटर की दूरी तय की गई है, 10 सेकेंड में 12 मीटर की दूरी तय की गई है, 15 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय की गई है, 20 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय की गई है। तो यहाँ पर जो गति है वह असमान गति है, क्योंकि समान समय में समान दूरी नहीं तय की गई है। तो जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भी पैमाना सबसे पहले लिखना होता है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हम लोगों को एक सरल रेखा नहीं मिलेगी, हम लोगों को एक असमान रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी। टेढ़ी मेढ़ी रेखा इसलिए मिलेगी क्योंकि समान समय में समान दूरी नहीं तय की गई है। तो जो ग्राफ की जो प्रकृति होगी या नेचर होगा वह सरल रेखा न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या असमान रेखा होगी। और समान गति के लिए क्या होता है, समान समय में समान दूरी तय की जाती है, तो उस ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। एक समान गति के लिए वेग और समय का आलेख। एक रेलगाड़ी है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। इस एक समान गति के लिए वेग और समय का परिवर्तन वेग समय के आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप से एक समान वेग से वह गतिशील है, और ये वेग समय के आलेख में इस प्रकार से दर्शाया गया है। इसके ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करोगे, या कैसे ज्ञात की जा सकती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 घंटा, यहाँ पे दिख रहा है 4 घंटा। तो 2 से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। रेलगाड़ी का जो वेग है वो समान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमको क्या दिया है, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की गई है वो हमको ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। समय हमारा 2 घंटा हो गया, 2 से 4 घंटे के बीच में हमको पता करना था। 2 से 4 घंटा मतलब 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 घंटा। मतलब 2 घंटे में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी थी। वेग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तय की गई दूरी बराबर होगा वेग गुणे समय। वेग क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय क्या है 2 घंटा। 60 और 2 का गुना हो जाएगा 120 किलोमीटर। यहाँ पे ये जो घंटा घंटा है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या होगा 120 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटों के बीच की दूरी क्या होगी 120 किलोमीटर। तो इसलिए रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी 120 किलोमीटर। ओके, ये सवाल आप लोगों को बुक में ग्राफ के ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आलेख पद्धति से गति संबंधी समीकरण है उसके बारे में देखेंगे। न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया, बाद में गति संबंधी 3 समीकरण उन्होंने प्रतिपादित किया। एक रेखा में गतिशील पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण, समय के संबंध में इन
समीकरणों द्वारा स्थापित किया गया है। मान लो एक पिंड है, वह u वेग से सरल रेखा में गतिशील है। t समय के अंतर्गत त्वरण के कारण अंतिम वेग v प्राप्त होता है, उसका विस्थापन s हो तो 3 समीकरण इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। ये 3 समीकरण जो है न्यूटन द्वारा दिए गए हैं गति संबंधी। तो जो पहला समीकरण है यहाँ पर, पहला समीकरण है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये जो है ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। सेकेंड समीकरण है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह विस्थापन और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। थर्ड समीकरण है v स्क्वायर u इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह विस्थापन और वेग के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ये 3 गति संबंधी समीकरण न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया था। एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति मतलब यदि कोई पिंड किसी वृत्त आकृति में चल रहा है तो उसको तो उसकी गति कैसी होगी, उस पर ये एक समान वृत्ताकार गति है। यदि कोई पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ मतलब ऐसा जैसे जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये जो आकृति है ये वृत्त की आकृति का पथ होगा, पर गतिशील होता है, तब वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति की दिशा में बदलने से होता है। इस कारण वह त्वरित वेग होता है। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा है या जाता है तो उसके द्वारा जो तय की गई गति है उसे हम लोग एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण, जैसे तुम लोग पत्थर को धागे में बांधकर आप लोग घुमाते हो, वो एक प्रकार से। दूसरा, साइकिल के पहिए के किसी भी बिंदु की गति, साइकिल पे पहिए के किसी भी एक बिंदु की गति आप देखोगे, वह एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती रहती है साइकिल का, तो उस गति को भी हम लोग वृत्ताकार गति कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन संबंधित गति, न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम। न्यूटन गति संबंधी पहला नियम, यदि कोई किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है तो उसकी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति के लिए सातत्य रहता है। तो न्यूटन संबंधित पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड है उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं कार्यरत करता है तो वह पिंड उसी विरामावस्था में होता है। जैसे कि अगर कोई बॉल पड़ा है, जब तक हम लोग उसको हाथ से मारेंगे नहीं या हम लोग उस पर कोई बल प्रयुक्त नहीं करेंगे तो वह बॉल उसी प्रकार से विरामावस्था में होगा। तो उसी प्रकार से कोई भी पिंड वह अपने विराम अवस्था में होता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। और वैसे ही कोई अगर गतिशील पिंड है, जब तक हम लोग उसको किसी बल से रोकेंगे नहीं तब तक वह पिंड रुकता नहीं है। जैसे कोई बॉल है, जैसे उसको हमको रोकना है तो जब हम लोग एक असंतुलित बल उसको एक तरफ से लगाते हैं तब जाकर वह बॉल रुकता है। तो न्यूटन संबंधी पहला यही नियम है कि कोई भी जो पिंड है उस पर जब तक असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करता है, पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहता है, अगर वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहता है। न्यूटन गति संबंधी दूसरा नियम, और इसमें यह जो नियम है वो संवेग के बारे में है। सबसे पहले संवेग आपको एक बार याद दिला दूं, संवेग क्या होता है। संवेग किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की जो दर होती है वह उस पिंड पर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तो किसी पिंड का जो संवेग होता है उस पिंड का वेग
इनटू उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब उस पिंड पर जो उस पिंड के संवेग में परिवर्तन लाना है, तो जो हम लोग उस पे बल प्रयुक्त करते हैं उसके वो समानुपाती होता है। और जो संवेग का परिवर्तन है वो बल की दिशा में ही होता है, जिस दिशा में हम लोग बल प्रयुक्त कर रहे हैं। गति संबंधी तीसरा नियम देखेंगे। गति संबंधी तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान परिणाम वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है, उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। तो तीसरा नियम बहुत सिंपल यह है कि जब भी किसी पिंड पर कोई क्रिया बल प्रयुक्त होता है तो वह पिंड भी क्या करता है, प्रतिक्रिया बल प्रयुक्त करता है, परंतु विपरीत दिशा में करता है। जैसे हम लोग तैरते हैं, तैरते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो जब हम लोग पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं तो हम पानी पर एक पीछे की तरफ बल लगाते हैं। तो पानी भी क्या करती है, हम पर एक बल लगाती है, प्रतिक्रिया बल, लेकिन वह आगे की तरफ लगाती है, जिससे हम लोग तैर पाते हैं। इसके और एग्जाम्पल भी है। चलते वक्त जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग जमीन पर पीछे की तरफ बल लगाते हैं और जमीन भी क्या करती है, हम पर उसी मात्रा में उसी सेम क्वांटिटी में बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम लोग जमीन पर चल पाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तैरते वक्त, नाव चलाते वक्त, बंदूक चलाते वक्त न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम का प्रयोग होता है। जैसे रॉकेट है, रॉकेट भी जो हम लोग अंतरिक्ष में जो हम लोग बड़े बड़े रॉकेट्स भेजते हैं, वो भी न्यूटन के गति संबंधी तीसरे बल पर ही कार्यरत होते हैं। उसमें रॉकेट्स में बहुत सारे ईंधन डाले जाते हैं, जो ईंधन क्या करते हैं, पृथ्वी पर बल लगाते हैं और पृथ्वी भी क्या करती है, उन पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसके कारण रॉकेट जो है वो ऊपर की दिशा में जाते हैं। तो न्यूटन गति संबंधी ये तीसरा नियम है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है संवेग की अविनाशिता का नियम। किसी भी पिंड का जो अंतिम संवेग का परिणाम और प्रारंभिक वेग का संवेग का परिणाम ये हमेशा समान होता है। किसी भी पिंड का अंतिम संवेग का परिमाण और प्रारंभिक संवेग का परिणाम समान होगा, लेकिन कब होगा, दो पिंडों की अन्योन क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उनका कुल संवेग स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। जब दो पिंडों के बीच में टक्कर होती है, अगर उन पर कोई बाह्य बल ना कार्यरत हो तो उनका कुल संवेग जो होता है वह स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनके टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। इसे ही संवेग की अविनाशिता का नियम कहते हैं कि दो पिंडों पे अगर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उनकी टक्कर के पूर्व का उनका संवेग प्लस टक्कर के पश्चात का उनका कुल संवेग एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप लोगों ने आज का ये लेक्चर सुना, इसके लिए धन्यवाद। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है गति के नियम, इसका हम लोगों ने आज रिवीजन किया है, पुनरावर्तन। ये आप लोगों का चैप्टर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो हमारे मेन टॉपिक्स है उन सब का रिवीजन किया। आप लोगों ने आज का लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू मैडम। वेलकम सर।